वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10, आपके साथ मैं शिवानी मिश्रा। बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से। दिल्ली दौरे पर रवाना हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से सीएम संवाद करेंगे। आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी। कई केंद्रीय मंत्रियों से भी सीएम मुलाकात करने वाले हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी जानकारी। दिल्ली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दें, उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम धामी और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। तो देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से मुलाकात करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। तो बड़ी जानकारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, रवाना हो चुके हैं दिल्ली दौरे के लिए। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से सीएम संवाद करेंगे। तो चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और इसके बाद उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से संवाद करने वाले हैं। साथ ही ये भी जानकारी दे दें कि आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई मसलों पर चर्चा भी हो सकती है। तो बड़ी जानकारी है ये। देहरादून से दिल्ली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से सीएम मुलाकात करने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। साथ ही आज दिल्ली में रात्रि विश्राम करेंगे और इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और उनका ये दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। चंपावत उपचुनाव को लेकर भी लगातार एक्शन मोड में सीएम धामी नजर आ रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर उन्होंने प्रकाश डाला है। तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें और वो निश्चित रूप से आने वाले समय। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से सीएम संवाद करने वाले हैं और जानकारी ये भी मिल रही है कि आज दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान कई मसलों पर चर्चा भी कर सकते हैं सीएम धामी। तो चंपावत उपचुनाव के मद्देनजर सीएम धामी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और दिल्ली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। वो उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से मुख्यमंत्री संवाद करने वाले हैं और आज दिल्ली में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के दौरे पर रवाना हो चुके हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के प्रवासी जो नागरिक हैं उनसे आज मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि आज दिल्ली में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कई मसलों पर चर्चा भी कर सकते हैं। तो सीएम धामी के दिल्ली दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि चंपावत उपचुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मूड में नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिकों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे आज और दिल्ली में ही रात्रि विश्राम करेंगे। बड़ी जानकारी है। देहरादून से दिल्ली के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं। उत्तराखंड के प्रवासी नागरिक जो हैं उनसे आज मुख्यमंत्री संवाद करेंगे और ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि आज दिल्ली में ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, दिल्ली के दौरे पर सीएम धामी रवाना हो चुके हैं, क्या कुछ अपडेट और ज्यादा जानकारी इस दौरे को लेकर?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और ऐसे में देखा जाए तो आज जो शाम 5 बजे दिल्ली भाजपा मुख्यालय में जो कार्यक्रम है उत्तराखंड प्रवासियों के साथ काफ़ी अहम है। ऐसे में उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उनके साथ संवाद है और मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहने वाले हैं और काफ़ी अहम रहेगा ये 2 दिन। खास तौर पे आज शाम जो पहली जो संवाद का जो कार्यक्रम है दिल्ली के भाजपा कार्यालय में रखी गई है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के प्रवासी दिल्ली में रहते हैं उनके समक्ष संवाद करते हुए नजर आएंगे। खास तौर पे देखा जाए तो अगले महीने 7 तारीख से बजट सत्र का आयोजन होना है और ऐसे में हमने ये भी देखा कि उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से मुख्यमंत्री चाहे वो नैनीताल हो या फिर देहरादून हो, इन 2 जगहों पे बजट को लेके लोगों से राय लेते हुए नजर आए और कई जो बुद्धिजीवी हैं वो अपने सुझाव जो है बजट के मद्देनजर दिया है। इसके ठीक दूसरी तरफ अगर हम देखें दिल्ली में आज जो प्रवासी हैं उनके साथ 5 बजे जो बैठक संवाद होने वाली है ये काफ़ी कई मायनों में अहम है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर राज्य सरकार जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रही है कि पहाड़ी इलाकों से पलायन को रोका जाए, दूसरी तरफ जो रोजगार के नए सृजन पैदा करने की जो कवायद चल रही है, कई तरह के जो काम चल रहे हैं उन कामों को लेके कहीं ना कहीं उनके जरिए संवाद किया जाएगा और ऐसे में उत्तराखंड को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए इस बात को लेके विचार किया जाएगा। और ऐसे में 5 बजे जो ये संवाद होना है ये काफ़ी अहम है। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंचने का जो समय है उनका है और ऐसे में 5 बजे वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें कल काफ़ी अहम रहेगा। कल संभावनाएं ये हैं कि जो कहीं ना कहीं वो कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकातें रहेंगी और ऐसे में अगर हम देखें तो कई सारी योजनाएं जो संचालित हो रही हैं राज्य के अंदर और ऐसे में उनके फंड को लेके और कहीं ना कहीं उनकी गति को लेके वो जो विचार विमर्श है वो केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष किया जा सकता है। और साफ तौर पे 4 धाम को लेके जो अपडेट्स हैं 4 धाम का वो कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों के सामने रख सकते हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह से इस सिलसिले में उनकी मुलाकात हो सकती है। इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो जेपी नड्डा से उनकी संभावनाएं हैं मुलाकात की और जो मुख्यमंत्री उपचुनाव भी लड़ रहे हैं और ऐसे में 31 मई को मतदान होने हैं, चंपावत सीट से उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में क्या कुछ फीडबैक है इस बात को लेके वो भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा उनके से मुलाकात करेंगे और सारी जो जानकारियां हैं चुनाव के मद्देनजर उनसे साझा करेंगे। यानी कई मायनों में काफी अहम है मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, कई लिहाज से हो, चाहे चुनाव का लिहाज हो, 4 धाम यात्रा का लिहाज हो या फिर अन्य जो कई तरह की जो योजनाएं उत्तराखंड के अंदर चल रही हैं जिनको गति देने के लिए कहीं ना कहीं जो फीडबैक है वो राज्य सरकार उन विभागों के केंद्रीय मंत्रियों को देने वाली है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, जैसा कि आपने ये भी बताया है कि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम, वो कौन से मुद्दे होंगे, कौन से मसले होंगे जिन पर चर्चा हो सकती है? देखिए, राज्य के अंदर जिस तरीके से हमने देखा है कि जो बॉर्डर्स इलाके हैं, बॉर्डर्स इलाकों में गांवों को लेके खास तौर पे केंद्र सरकार भी इस बात पे फोकस रख रही है। जो चाइना से जुड़ा हुआ उत्तराखंड का इलाका है, चाहे वो चमोली का इलाका हो, पिथौरागढ़ का इलाका हो, इन इलाकों में जो पलायन हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं बॉर्डर्स इलाकों में, उन गांवों को कहीं ना कहीं जिस तरीके से बसाने का काम किया जा रहा है और ऐसे में प्रहरी योजना के तहत कहीं ना कहीं इस पे काम किया जा रहा है। खासतौर पे ये सरकार की मंशा है कि इन जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वहाँ लास्ट जो गांव हैं उन्हें डेवलप किया जाए और वहाँ गुणवत्ता जो है बेहतर तरीके से सभी गुणवत्ताओं को बेहतर करके लोगों को कहीं ना कहीं जो लाभ है पहुंचाया जाए ताकि वहाँ पे लोग बसें और वहाँ पे जो सड़कों का डेवलप हो ताकि सेना के साथ साथ वहाँ आम जन को भी इसकी जो सुविधाएं हैं वो मिल सके। तो इन बातों को लेके पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने डिस्कस किया था और इन योजनाओं को गति देने के लेके जो बातचीत की थी। हमें उम्मीद है कि इस पे कहीं ना कहीं वो आगे काम होना जो है उस पर कहीं ना कहीं हरी झंडी मिलेगी। दूसरी तरफ कई तरह की योजनाएं हैं राज्य के अंदर। अगर हम देखें बीआरओ के संदर्भ में कई सारे ऐसे सड़कों के जो निर्माण है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पे जिनको हरी झंडी मिलेगी। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कई तरह की सड़कों के निर्माण भी हुए, चाहे पिथौरागढ़ का इलाका हो या फिर जो भी इलाके जो चमोली का हो, जो इलाका जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हों, कई तरह के पुलों के निर्माण भी हुए, सड़कों के निर्माण हुए। ये सीधा सीधा सेना को भी इसका फायदा मिलता है। बॉर्डर्स इलाकों में कहीं ना कहीं सड़कों का निर्माण होता है तो समय रहते सेना के सभी जो सामान होते हैं उन बॉर्डर इलाकों में पहुंचाने में
कहीं ना कहीं आसानी होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये ऐसे इलाके, दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं ऊंचाई वाले, क्योंकि कठिन मार्ग होता है और ऐसे में सुविधाएं नहीं होती हैं गाड़ियों के वहां तक जाने की। तो इन चीज़ों पे विशेष तौर जो है रक्षा मंत्री के निर्देश में जिस तरीके से कामकाज हुआ है उत्तराखंड में, इस बात को लेकर भी लगातार जो चर्चाएं होती रही। दूसरी तरफ ऑल वेदर की रोड की बात हो या फिर हम चार धाम को लेके जो लगातार जो अपडेट्स हैं पीएमओ की तरफ से भी लिए जा रहे हैं, तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी वो गृह मंत्री से देख सकते हैं। संभावनाएं हैं कि प्रधानमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि चार धाम की जो फीडबैक है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री के समक्ष भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। देवभूमि में कल्चर एक्सचेंज के तहत भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की तरफ से श्रीनगर में 3 दिवसीय ऑक्टेव फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया। आयोजित कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों के कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और सिक्किम शामिल है। आयोजित कार्यक्रम में इन राज्यों के 250 कलाकार प्रतिभाग कर रहे हैं। ऑक्टेव के पहले दिन असम, नागालैंड, मणिपुर के सांस्कृतिक लोक नृत्यों का आयोजन किया गया और जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग भी यहां मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम अन्य राज्यों की संस्कृति को एक दूसरे के साथ साझा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और साथ ही इससे पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। और वहीं उन्होंने कहा कि ऑक्टेव फेस्टिवल के जरिए उत्तराखंड के लोग भी नॉर्थ ईस्ट के लोक संस्कृति को समझ पाएंगे। और मैं समझता हूँ इसमें आदान प्रदान होता है, उनकी संस्कृति हमें देखने को मिलती है, हमारी झलक उनको देखने को मिलती है। तो इसमें बड़ा एक्सचेंज ऑफ क्या कहते हैं कल्चर का होता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी सौगात है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसको देख करके लोग उन राज्यों की तरफ भी आकर्षित होंगे। और मदमहेश्वर पुरी के क्षेत्र रक्षक धौला क्षेत्रपाल के कपाट वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ कृष्णकाल के लिए खोल दिए गए हैं। पौराणिक परंपराओं के अनुसार धौला क्षेत्रपाल के कपाट मंगलवार या शनिवार को ही खोले जाते हैं और इसी परंपरा के अनुसार आज दौरा क्षेत्रपाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले गए हैं। धौला क्षेत्रपाल मदमहेश्वर धाम से लगभग 3 किलोमीटर दूर विराजमान है। और सोनप्रयाग से 6,850 तीर्थयात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है और शुक्रवार को 9,319 पुरुषों साथ ही 6,137 महिलाओं समेत 247 नौनिहालों के साथ 15,703 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर पर पूजा अर्चना की और उनका जलाभिषेक किया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि अभी तक 2,68,174 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में निरंतर अब गिरावट देखने को मिल रही है। ये भीड़ देख सकते हैं 7:30 बजे की, 7:30 बजे तक। और वहीं आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत पौड़ी खेल विभाग के तत्वाधान में कंडोलिया से देवप्रयाग मार्ग पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और वहीं इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पौड़ी विधायक राजकुमार पुरी और जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वहीं इस दौरान जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी कि युवा कल्याण विभाग के सहयोग से खेल विभाग ने 18 साल से ज्यादा आयु वर्ग के युवाओं की मैराथन दौड़ का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि दोनों वर्गों में प्रथम 5 विजेता खिलाड़ियों को खेल विभाग ने पुरस्कार भी दिया है और वहीं इस दौरान जिला खेल अधिकारी गिरीश कुमार, जिला युवा अधिकारी शैलेश भट्ट और जिला विकास अधिकारी पुष्पेंद्र चौहान भी मौजूद रहे। धन्यवाद। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है युवा खेल विभाग के द्वारा आयोजित किया गया है और ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से इसको किया जा रहा है और इसमें अलग अलग तरह के खेल होने हैं, लेकिन आज जो है मैराथन का शुरुआत हुआ है और निश्चित रूप से ये क्षेत्र के युवाओं को जो है आगे बढ़ाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी, ऐसा मेरा मानना है।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जनपद में खेल विभाग के द्वारा आज एक दौड़ का आयोजन किया गया है। इसमें माननीय विधायक श्री राजकुमार पौड़ी जी के हाथों से शुभारंभ किया गया और इस दौड़ में 2 वर्गों में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, वो पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। मैं सभी खिलाड़ियों को बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ और भविष्य में ऐसे आयोजन नियमित रूप से होने का भी उनको आश्वासन देता हूँ और हम प्रयास करेंगे कि जनपद में खेल और खिलाड़ियों के प्रति जो भी उत्साह है उसको हम बरकरार रखेंगे। और गढ़वाल मंडल आयुक्त सुशील कुमार ने 4 धाम यात्रियों की स्वास्थ्य कारणों के मौतों को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए चिंता का विषय बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 4 धाम यात्रा मार्गों पर हृदयघात से अधिकतर मौतें हुई हैं, लेकिन हृदय रोग विशेषज्ञों के अभाव को देखते हुए शासन ने 6 वरिष्ठ फिजिशियन को हृदय रोग से जुड़ा प्रशिक्षण देकर 4 धामों में तैनात किया है। आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि प्रदेश के 4 धाम में स्वास्थ्य टीमों ने अभी तक 8000 यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने कहा कि 4 धाम यात्रा को सुरक्षित बनाए जाने के लिए शासन और प्रशासन की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। 4 धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ किसी से नहीं छुपी है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद है और मैदानी क्षेत्रों से यात्री सीधे उच्च हिमालयी क्षेत्र में न आए। आयुक्त ने कहा कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों की अपनी अलग विविधता और कठिनाइयां होती हैं। बुजुर्ग और जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हैं, उन्हें प्रशासन लगातार राय दे रहा है। हमने शासन ने 5-6 जो फिजिशियंस हैं, सीनियर मेडिकल फिजिशियंस हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाकर वहाँ पर तैनात किया गया है। इसके अलावा कुछ निजी संस्थाएं हैं, जैसे केदारनाथ जी में एक 6 सिग्मा एक संस्था है और विवेकानंद कोस्ट एक संस्था है, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ जी दोनों जगह उन्होंने अपने मेडिकल कैंप लगाए हैं और उनके पास हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार में शिक्षा मंत्री और खेल और युवा सेवा विभाग मंत्री गुरमीत सिंह धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में स्थित जगदीश स्वरूप आश्रम में भगवत कथा के आयोजन में शिरकत भी की। शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह का संत समाज और आयोजन कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। आपको ये भी जानकारी दे दें कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पंजाब सरकार में शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह पहली बार हरिद्वार पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि मैं यहां संतों का आशीर्वाद लेने आया हूं और पंजाब सरकार अच्छे से काम करती रहे, यही परमात्मा से आशीर्वाद की कामना की। और केलाखेड़ा नगर पंचायत के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 172 मतों से हरा दिया है। और वहीं मतगणना के उपरांत सपा के समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से नगर में विजय जुलूस निकाला और जमकर आतिशबाजी की। जानकारी दे दें कि केलाखेड़ा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का उपचुनाव न्यायालय के आदेश के बाद कराया गया है, जिसको लेकर मतदान कराया गया था। और वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अकरम पठान को 2255 मत मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी गुलनाज को 2083 मत प्राप्त हुए, जिसमें अकरम पठान ने 172 मतों से जीत हासिल की है। जहां उनके समर्थकों ने अकरम पठान को फूल मालाओं से स्वागत किया। और वहीं इस दौरान चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने विजय प्रत्याशी को प्रमाण पत्र देकर शुभकामनाएं दी, जिसमें चुनाव अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि मतदान निष्पक्ष रूप से कराया गया है। 18 से मेरी हर नागरिक केलाखेड़ा की ये दुआ थी कि एक बार मुझे चेयरमैन देखना चाहते थे और वो आज ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी मनोकामनाएं पूरी कर दी और मैं ही चेयरमैन नहीं, केलाखेड़ा का हर नागरिक चेयरमैन होगा। भाई न्याय नहीं मिला तो न्याय की शरण ली जाती है। 18 में हमें न्याय नहीं मिला, हमारे साथ जाती हुई, हमें 100 वोटों से हराया गया। वो उसी बात को लेकर हम न्यायालय गए, उसमें जनता की हमारी दुआएं थी, जीत हुई हमें और मुझे केलाखेड़ा का विकास के लिए ये दुआएं मिल रही हैं। मुझे भी केलाखेड़ा का विकास करना है। मेरा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हर आदमी जो उसमें रहने वाला है उसे पूरी मूल समस्याएं मिलेंगी। 8 बजे से मतगणना का कार्य प्रारंभ हुआ और मतगणना का कार्य बड़े सद्भावपूर्ण वातावरण में हुआ और सभी जो उनके एजेंटगण थे उन्होंने किसी ने भी किसी तरह का बड़ा डिसिप्लिन बनाए रखा। मैं उनका आभारी हूँ इसलिए। और हमने सभी उसका जो है प्रत्येक टेबल पे काफ़ी
ध्यान से उसका किया कि किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो। और यह कि अभी मतगणना संपन्न हुई है, जिसमें श्री अकरम खान जो हैं वो 172 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं और मैं उनको बधाई देता हूँ। और वहीं खटीमा प्रशासन सरकारी तालाबों पर अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों और दुकानों को लगातार ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। और इसी क्रम में नेगवाठू गांव में तालाब पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकान और मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है, उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। खटीमा एसडीएम के निर्देशन में प्रशासन और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गांव में सरकारी तालाब पर अतिक्रमण कर बनाए गए 5 मकान और साथ ही दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। जहां पीड़ित परिवार रोकते रहे, लेकिन बुलडोजर मकान दुकानों को तोड़ता रहा। पक्के मकान और दुकानों को तोड़ते हुए खटीमा के नोगवा ठग्गू गांव में देखने वालों की भीड़ लग गई और वहीं प्रशासन और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई। और वहीं खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मीडिया को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश की सरकारी तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए। और कुछ दिन पूर्व मझोला गांव में भी कुछ मकान ध्वस्त किए गए और आज भी नोगवा ठग्गू में भी सरकारी तालाब पर बने 5 मकान ध्वस्त किए गए हैं। साथ ही ये भी बताया कि तालाबों के ऊपर अगर सरकारी बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, उनको ध्वस्त किया जाएगा। में है जो तालाब सरकारी हमारे तालाब, उसमें कई लोगों ने अतिक्रमण करके कोई पक्के मकान भी बना दिए थे। पूर्व में हमने सिर्फ जो टेम्प्रेरी झाले कहते हैं जिनको, उनको तोड़ा था। उनको विधिवत नोटिस 2 तारीख को सर्व हो चुका है और 18 दिन बाद आज हम पक्के मकानों को भी तोड़ने की कार्रवाई की है। और वहीं उत्तरकाशी के नौगांव ब्लॉक के लोदन गांव में आंधी तूफान और बारिश से एक शख्स के घर की छत उड़ गई है। और वहीं बारिश और आंधी तूफान से कई मकान की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि अन्य लोगों के घरों और गौशाला को भी इस दौरान नुकसान पहुंचा है। और डोईवाला के चौक बाजार में मौजूद सुभाष गिफ्ट पैलेस की दुकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक करीब रात 2:30 बजे ये आग लगी है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी दुकान के मालिक को दी। शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में आग लगी है, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। और वहीं सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाइट में है। तो उत्तराखंड के डोईवाला से आपको खबर बता रहे हैं, जहां दुकान में भीषण आग लग गई और इस दौरान लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि इसकी सूचना इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।